नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी पूरी मेहनत, ईमानदारी और लगन के साथ कर रहे होंगे। 1 फरवरी 2025 के लिए भारत का केंद्रीय बजट वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत किया गया। इस बजट के जो मुख्य फीचर्स हैं उनसे टॉप 50 क्वेश्चंस हम इस वीडियो में देखेंगे। बजट के यहाँ पर हमने जो स्टैटिक क्वेश्चंस रहने वाले हैं वो, और साथ में इस बजट से संबंधित बजट 2025-26 से संबंधित जो करंट के क्वेश्चन हैं उनको इस वीडियो में इंक्लूड किया है, जिससे कि आगामी कोई भी एग्ज़ाम हो वहाँ स्टैटिक जीके प्लस करंट बजट से संबंधित प्रश्न आप आसानी से हल कर पाएँ। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो मेरा विश्वास है कि 2 प्रश्न आपके सभी एग्ज़ाम में आसानी से सही हो जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, जो वित्त मंत्री जी हैं श्रीमती निर्मला सीतारमण, इनके द्वारा 1 फरवरी 2025 के लिए भारत का जो केंद्रीय बजट है वो पेश किया गया है। तो ध्यान दीजिए कि इस बार जो बजट पेश किया है उनका नाम और अपडेट है हमेशा जो बजट पेश किए जाने की, वो 1 फरवरी। अब हम बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर 1 है, भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? जेम्स विल्सन, लॉर्ड माउंटबेटन, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही आंसर है जेम्स विल्सन। जेम्स विल्सन ने, देखिए, 1860 में जेम्स विल्सन ने जो है 7 अप्रैल 1860 को ईस्ट इंडिया कंपनी में अधिकारी जो जेम्स विल्सन थे, उन्होंने ब्रिटिश क्राउन के समक्ष बजट डॉक्यूमेंट के रूप में पेश किया था, और यही भारत का पहला बजट था। यानी कि जेम्स विल्सन ने पहला बजट 1860 में पेश किया, इसीलिए इन्हें भारत में बजट के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो सही आंसर जेम्स विल्सन। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2। बजट एक पत्र लेख है सरकार की मौद्रिक नीति का, सरकार की वाणिज्यिक नीति का, सरकार का राजकोषीय नीति का, सरकार की राजनीतिक नीति का। देखिए, जो सरकार की मौद्रिक यानी कि नीति, मॉनेटरी पॉलिसी होती है, वो भारत में आरबीआई द्वारा गवर्न की जाती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसमें आप देखते हैं सीआरआर, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट, इस तरीके के जो उपक्रम होते हैं वो आरबीआई द्वारा गवर्न किए जाते हैं और जिसे मॉनेटरी पॉलिसी या मौद्रिक नीति कहते हैं। जबकि वाणिज्यिक नीति वाणिज्य विभाग द्वारा जारी की जाती है, और जो ये बजट है वो भारत की राजकोषीय नीति, फिस्कल पॉलिसी के अंतर्गत आता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, और ये राजनीतिक नीति नहीं है, तो चौथा ऑप्शन भी गलत होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 3 देखिए, स्वतंत्र भारत का बजट पेश करने वाले पहले वित्त मंत्री कौन थे? आर के षणमुखम चेट्टी, जवाहरलाल नेहरू, जॉन मथाई, सी डी देशमुख। तो इसका सही आंसर है आर के षणमुखम चेट्टी ने स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया था। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। केंद्रीय बजट किस दिन पेश किया जाता है? 1 जनवरी, 1 फरवरी, 1 मार्च, 31 जनवरी। अब ध्यान दीजिए, 1 फरवरी को हर बार केंद्रीय बजट पेश किया जाता है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बजट यानी कि वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है? एक बात ध्यान दीजिए कि बजट शब्द का प्रयोग पूरे कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान में कहीं नहीं किया गया है। यानी कि जो बजट शब्द है वो कहीं भी संविधान में प्रयोग नहीं हुआ है। बजट की जगह जो शब्द प्रयोग हुआ है वो है वार्षिक वित्तीय विवरण, और वह प्रयोग हुआ है संविधान के अनुच्छेद 112 में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अनुच्छेद 112। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 6 है कि केंद्रीय बजट 2025 किसने पेश किया? पीयूष गोयल, निर्मला सीतारमण, अरुण जेटली, राजनाथ सिंह। तो हमेशा बजट के लिए जो वित्त मंत्री हैं
वो पेश करते हैं और वो लोकसभा में पेश किया जाता है। ठीक है, लोकसभा में पेश किया जाता है। तो इस बार का जो बजट है वो निर्मला सीतारमण, जो कि वर्तमान में वित्त मंत्री हैं, उन्होंने पेश किया। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। भारत का केंद्रीय बजट और रेलवे बजट का किस वर्ष में विलय किया गया? यानी कि पहले केंद्रीय बजट और रेलवे बजट अलग अलग पेश हुआ करता था, लेकिन किस वर्ष दोनों को एक साथ विलय कर दिया गया, यानी कि अब दोनों एक साथ ही पेश होते हैं। तो इसका सही आंसर है 2017 से। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8। भारत में कौन सा मंत्रालय बजट तैयार करता है? गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जैसा मैंने अभी बताया था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मॉनेटरी पॉलिसी को गवर्न करता है, यानी कि तो वह मॉनेटरी पॉलिसी प्रस्तुत करता है। रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय ये बजट को तैयार नहीं करते हैं, बल्कि जो वित्त मंत्रालय है वह बजट तैयार करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 9। कौन सा बजट भारत का पहला पेपरलेस बजट था? बजट 18-19, बजट 19-20, बजट 20-21, बजट 21-22। तो इसका जो सही आंसर है वो है बजट 21-22। तब से अब बजट जो है टैबलेट के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 10। भारत की पहली पूर्णकालिक वित्त मंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी, निर्मला सीतारमण, सरोजनी नायडू, सोनिया गांधी। तो इसका सही आंसर है श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की पहली पूर्णकालिक वित्त मंत्री थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 11 देखिए कि भारत में कौन सा बजट का प्रकार नहीं है? संतुलित, अधिशेष, घाटे का, आरक्षित। तो जो आरक्षित है वो भारत में बजट को पेश करने का प्रकार नहीं है। बाकी संतुलित, अधिशेष और घाटे का ये तीनों बजट के प्रकार हैं। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 पर। लगातार 8वीं बार बजट पेश करने वाली महिला वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है श्रीमती निर्मला सीतारमण। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13। भारत का वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है 1 जनवरी, 1 मार्च, 1 अप्रैल, 1 दिसंबर। सही आंसर है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक भारत का एक वित्तीय वर्ष माना जाता है। तो ये वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 14 देखिए कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष से ही व्यय की प्रत्येक मद का नया मूल्यांकन करके बजट बनाना कहलाता है। परफॉर्मेंस बजट, डेफिसिट बजट, जीरो बेस्ड बजट, फ्रेश बजटिंग। इसे कहते हैं जीरो बेस्ड बजटिंग। जीरो बेस्ड बजटिंग, ध्यान दीजिए, सन 1970 में पीटर पायर द्वारा ये कॉन्सेप्ट दिया गया था। तब से कई देशों में जीरो बेस्ड बजटिंग का प्रावधान है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 15। शून्य आधारित बजट यानी कि जीरो बजटिंग जो अभी हमने देखा था वो क्या है? असीमित घाटे की वित्त व्यवस्था, अनुत्पादक व्यय की कटौती ना करना, नए कार्यक्रमों का मूल्यांकन ना करना, हर बार बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना। तो इसका सही आंसर है हर बार बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना, हर मद का अलग नए सिरे से मूल्यांकन करना, ये जीरो बजटिंग कहलाता है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 पर कि राजकोषीय घाटा क्या है? कुल व्यय में से कुल प्राप्तियां घटाने पर, गलत। राजस्व व्यय में से राजस्व प्राप्तियां घटाएंगे, गलत। पूंजीगत व्यय में से पूंजीगत प्राप्तियां और बाजार ऋण घटाने पर, गलत। राजकोषीय घाटा होता है बजटीय घाटे का योग और सरकार का ब्याज ऋण तथा उसकी जो लायबिलिटीज या दायित्व हैं उनको घटाने पर राजकोषीय घाटा प्राप्त होता है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 पर। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? वित्त मंत्रालय, आर्थिक मामलों का मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हमने पहले ही बताया
भारतीय रिजर्व बैंक से कोई मतलब नहीं है, ना वाणिज्य मंत्रालय। यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं, आर्थिक मामलों का मंत्रालय, ये भी गलत है। बजट और आर्थिक सर्वेक्षण दोनों का कार्य वित्त मंत्रालय देखता है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18 पर। केंद्रीय बजट 2025 में कुल कितना व्यय आवंटित किया गया है? 45 लाख करोड़, 50.65 लाख करोड़, 55 लाख करोड़, 60 लाख करोड़। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 50.65 लाख करोड़। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 19, केंद्रीय बजट 2025 के लिए राजकोषीय घाटा कितना निर्धारित किया गया है? जीडीपी का 3.5%। जीडीपी होता है सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं इसे, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट होता है, ये इसका मतलब होता है कि पूरे साल में देश में जो भी सेवाएं, पैसा, जो कुछ भी उत्पादित होता है उसकी वैल्यू सकल घरेलू उत्पाद कहलाती है। उसका कितना प्रतिशत राजकोषीय घाटा निर्धारित किया गया है? जीडीपी का 3.5%, जीडीपी का 4%, जीडीपी का 4.5%, 4.4%, जीडीपी का 5%। तो इसका सही आंसर है जीडीपी का 4.4%। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 20, बजट 2025-26 में कुल पूंजीगत व्यय कितना अनुमानित है? 9,49,195 करोड़, 10,18,419 करोड़, 11,21,090 करोड़, 15,48,282 करोड़। तो इसका जो सही आंसर है वो है 11,21,090 करोड़। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 21, सबसे बड़ा बजट पर भाषण देने का रिकॉर्ड किस वित्त मंत्री के नाम है? निर्मला सीतारमण, मनमोहन सिंह, अरुण जेटली, प्रणब मुखर्जी। सही आंसर है निर्मला सीतारमण ने सन 2020 के बजट भाषण पर सबसे लंबा जो बजट भाषण दिया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 22, 2025-26 में अनुमानित जीएसटी संग्रह कितना है? 10,61,899 करोड़, 11,78,000 करोड़, 12,25,000 करोड़, 10,92,000 करोड़। तो इसका जो सही आंसर है वो है 11,78,000 करोड़। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 23, केंद्रीय बजट 2025 में कृषि उत्पादकता में सुधार के लिए कौन सी प्रमुख पहल का लक्ष्य रखा गया है? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, उच्च उपज वाले बीजों पर राष्ट्रीय मिशन, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, डिजिटल इंडिया पहल। तो इसका सही आंसर है उच्च उपज वाले बीजों पर राष्ट्रीय मिशन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 24, आयकर स्लैब के संबंध में केंद्रीय बजट 2025 में कौन सा सुधार पेश किया गया? उच्च आय वर्ग के लिए कर की दरों में वृद्धि, नई कर व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपए तक की वार्षिक आय पर कोई कर नहीं, संपत्ति कर की शुरुआत, वरिष्ठ नागरिकों के लिए अधिक छूट। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, नई कर व्यवस्था के लिए 12 लाख रुपए तक की जो अब इनकम है वो वार्षिक आय पर उस पर कोई भी कर नहीं लगेगा। एक बार हम टैक्स स्लैब्स देख लेते हैं। ये न्यू टैक्स स्लैब्स हैं। यहाँ पर देखते हैं कि अब 0 से 4 लाख अगर इनकम है तो देखिए 0% टैक्स है। 4 से 8 लाख अगर इनकम है तो 5% टैक्स होगा। 8 लाख से 12 लाख तक है तो 10% टैक्स होगा। लेकिन अगर आपकी इनकम 12 लाख तक ही होती है मैक्सिमम, अगर इनकम ध्यान दीजिए 12 लाख से कम होती है, ठीक है, तो फिर जो भी ये टैक्स बनता है उसमें रिबेट मिल जाती है। रिबेट मतलब छूट मिल जाती है और फिर वो टैक्स जो है 0 हो जाता है। अगर 12 लाख से 1 रुपये भी अगर आपकी इनकम ज़्यादा होगी फिर आप पर यहाँ से टैक्स पड़ेगा 4 से 8 लाख, 8 से 12 लाख, फिर वहाँ आपको रिबेट नहीं मिलेगी। आगे देखते हैं, अगर 12 से 16 लाख पे 15%, 16 से 20 लाख पे 20%, 20 से 24 लाख पे 25% और 24 लाख से ज़्यादा आय पर 30% टैक्स मिलेगा।
इसके साथ साथ जो स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है, मानक कटौती जिसे कहते हैं, मानक कटौती, वो अब वर्तमान में 75,000 रुपये है। ठीक है, ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है। तो ये 75,000 रुपये है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 25 देखिए कि केंद्रीय बजट 2025 में शहरी चुनौती कोष के लिए कितनी राशि आवंटित की गई? 50,000 करोड़, 75,000 करोड़, 1 लाख करोड़, 1.5 लाख करोड़। तो इसका सही आंसर है वो है 1 लाख करोड़। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 26 केंद्रीय बजट 2025 में विकास के 4 इंजनों में से एक क्या है? बड़े निगम, स्टार्टअप, एमएसएमई, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम, विदेशी निवेश। तो इसका सही आंसर है एमएसएमई। जो 4 इंजन हैं उनको याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 आएगा आपका निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट। नंबर 2 देखिए निवेश। नंबर 3 देखिए एमएसएमई। और नंबर 4 देखिए आपका आएगा कृषि। तो ये 4 इंजन हैं और यहाँ से प्रश्न आपका एक बन सकता है। बढ़िए प्रश्न नंबर 27 केंद्रीय बजट 2025 में पहली बार महिला उद्यमियों को समर्थन देने के लिए किस पहल की घोषणा की गई है? 1 करोड़ रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण, 2 करोड़ तक के सावधि ऋण, महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप के लिए अनुदान, महिला उद्यमियों के लिए कर छूट। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 2 करोड़ रुपए तक के सावधि ऋण देने का प्रावधान किया गया है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 28 देखिए केंद्रीय बजट 2025 में सब्जी और फल का उत्पादन बढ़ाने के लिए 100 कृषि जिलों में कौन सी योजना लागू की जाएगी? प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय किसान समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, कृषि संपन्न भारत योजना। इसका सही आंसर है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 29 केंद्रीय बजट 2025 में रक्षा क्षेत्र के लिए कितना बजट आवंटित किया गया है? 5 लाख करोड़, 4,81,000 करोड़, 5,60,000 करोड़, 4,91,732 करोड़। तो इसका सही आंसर है वो है 4,91,732 करोड़। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 30 केंद्रीय बजट 2025 के अनुसार किस राज्य में मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड। इसका सही आंसर है बिहार। बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 31 केंद्रीय बजट 2025 में किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों को मिलने वाले लोन जिसे किसान क्रेडिट कार्ड के नाम से जाना जाता है की सीमा जो अब 3 लाख थी उसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 4 लाख रुपए, 4.5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 6 लाख रुपए। इसका सही आंसर है 5 लाख रुपए। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 32 केंद्रीय बजट 2025 के अनुसार नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान। इसका सही आंसर है बिहार। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 33 भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने और छात्रों को मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करने हेतु इनमें से कौन सी योजना शुरू किए जाने का प्रावधान है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय भाषा पुस्तक योजना, मातृभाषा शिक्षा प्रोत्साहन योजना, डिजिटल शिक्षा अभियान। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, भारतीय भाषा पुस्तक योजना। बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 34 बजट 2025-26 में अगले 5 वर्षों में 50,000 सरकारी स्कूलों में छात्रों को नवाचार और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के लिए किस प्रकार की लैब स्थापित करने की घोषणा की गई है? रोबोटिक्स रिसर्च लैब, साइंस एक्सपेरिमेंटल लैब, अटल टिंकरिंग लैब, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अटल टिंकरिंग लैब। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 35
केंद्रीय बजट 2025 में शिपिंग इंडस्ट्री, पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और कोस्टल डेवलपमेंट को मजबूत करने के लिए सरकार ने इनमें से किस फंड को स्थापित करने की घोषणा की है? नेशनल लॉजिस्टिक फंड, ब्लू इकोनॉमी फंड, मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड, इंडियन कोस्टल डेवलपमेंट फंड। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 36, केंद्रीय बजट 2025 में 15,000 करोड़ रुपए से बने स्वामित्व फंड 2 का मुख्य उद्देश्य क्या है? नई हाउसिंग सोसाइटी बनाना, अधूरे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को पूरा करना, रियल एस्टेट डेवलपर्स को सहायता देना, लग्जरी हाउसिंग को बढ़ावा देना। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अधूरे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को पूरा करना। पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 37, केंद्रीय बजट में ज्ञान भारतम मिशन का उद्देश्य क्या है? भारत की प्राचीन पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण और संरक्षण, भारतीय विश्वविद्यालयों में नए पुस्तकालयों का निर्माण, नई शिक्षा नीति के तहत पाठ्यक्रम सुधार, वैज्ञानिक अनुसंधानों के लिए नया डिजिटल डेटाबेस तैयार करना। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, भारत की जो प्राचीन पांडुलिपि का डिजिटलीकरण और संरक्षण। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 38 पर। केंद्रीय बजट 2025 में बीमा सेक्टर में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई की सीमा को 74% से बढ़ाकर कितना करने का प्रस्ताव है? तो इसका सही आंसर है 100%। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 39, केंद्रीय बजट 2025 में 12 लाख रुपए तक की इनकम पर कितने परसेंट टैक्स लगाने का प्रावधान है? तो हमने अभी देखा था ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, 0%। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 40, केंद्रीय बजट 2025-26 के लिए खाद्य और उर्वरक सब्सिडी में कुल कितना व्यय अनुमान है? 4 लाख करोड़, 3.71 लाख करोड़, 5.4 लाख करोड़, 6 लाख करोड़। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 3.71 लाख करोड़ रुपए। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न नंबर 41, केंद्रीय बजट 2025 में आईटीआर यानी कि आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा को 2 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष किए जाने का प्रावधान है? 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 4 वर्ष। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 42 देखिए, केंद्रीय बजट 2025 के अनुसार भारत सरकार के व्यय की सबसे बड़ी मद कौन सी है? ब्याज भुगतान, केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं, रक्षा, शिक्षा। देखिए सबसे बड़ी जो व्यय की मद है यहाँ पर वो ब्याज भुगतान है। उसके बाद आता है कि करों और शुल्कों में फिर राज्यों का भाग। उसके बाद आएगा केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं, यानी कि ये पहला नंबर था यहाँ पर कि करों और शुल्कों में राज्य का भाग। दूसरा नंबर आएगा आपका भुगतान, तीसरा नंबर केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं और फिर 4 नंबर पे आएगा आपका ये जो वित्त आयोग एवं ट्रांसफर, ठीक है, या केंद्र प्रायोजित योजनाएं, ठीक है। इसके बाद सब्सिडी और फिर पेंशन, और एक और आता है रक्षा जो कि 8% के साथ वित्त आयोग एवं ट्रांसफर एवं केंद्र प्रायोजित योजनाओं के साथ ही 8% व्यय होने की लक्ष्य रखा गया है। तो यहाँ पर आप इस फोटो को अच्छे से देख लीजिएगा। 4% पेंशन में जाता है, 6% सब्सिडी पे खर्च होता है, ठीक है, 8% रक्षा पे खर्च होता है। यहाँ से प्रश्न बन सकता है। तो जो सबसे बड़ा जो व्यय है वो यहाँ पर है कि ब्याज भुगतान, ठीक है। रक्षा 8% पर आता है तो ये नहीं बल्कि ब्याज भुगतान सही आंसर है। पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 43 पर कि यूरिया उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए किस राज्य में यूरिया कारखाना स्थापित करने की घोषणा की गई है? उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम। इसका सही आंसर है असम के नाम रूप में यूरिया संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की गई है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 44, केंद्रीय बजट 2025 में शिक्षा क्षेत्र में कितना बजट आवंटन किया गया है? 1,15,000 करोड़, 1,28,650 करोड़, 1,10,000 करोड़, 1,12,000 करोड़। इसका सही आंसर है 1,28,650 करोड़।
बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 45, केंद्रीय बजट 2025 में 25-26 के लिए वित्तीय घाटे का लक्ष्य रखा गया है। यह हमने देखा ही था 4.4%। बढ़ते हैं 46 क्वेश्चन, बजट 2025-26 में केंद्र की आय की सबसे बड़ी मद कौन सी है। यहाँ पर इनकम पूछी है। आय तो रुपया जहाँ से आता है वो है उधार से ही, जैसे ब्याज में सबसे ज़्यादा जाता है वैसे उधार और अन्य लायबिलिटीज से आता है। तो इसका सही आंसर होगा उधार और अन्य देता है। उसके बाद आता है आयकर। इसको बहुत ध्यान से देखिए कि इसके बाद आएगा आयकर, तो पहले पे उधार या लायबिलिटीज, उसके बाद आयकर, और नंबर 3 पे आप देखेंगे जीएसटी। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिए जो इनकम टैक्स है वो आयकर से ज़्यादा, जो इनकम टैक्स है वो जीएसटी से ज़्यादा है। ठीक है, जो इनकम टैक्स है वो जीएसटी से ज़्यादा है, इस बात को ध्यान रखना है। और उसके बाद कारपोरेट टैक्स है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक, कि फर्स्ट नंबर पर उधार देता है, सेकंड नंबर इनकम टैक्स, थर्ड नंबर जीएसटी और फोर्थ नंबर पर कारपोरेट टैक्स। ठीक है, यहाँ से रुपए आता है। तो इसका ऑप्शन सही हुआ, जहाँ सबसे ज़्यादा इनकम होती है वो है उधार और अन्न देता है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 47, केंद्रीय बजट 2025-26 में किस रोग से लड़ने के लिए सभी जिलों में डे केयर केंद्र खोले जाने की व्यवस्था है। टीबी, कैंसर, एड्स, डायबिटीज। इसका सही आंसर है कैंसर। सभी जिलों में डे केयर कैंसर सेंटर या कैंसर केंद्र खोले जाने की प्रावधान किया गया है। पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 48 पर कि केंद्रीय बजट 2025 में भारत ट्रेड नेट बीटीएन स्कीम क्या है। राष्ट्रीय व्यापार का डिजिटलीकरण, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए सार्वजनिक बुनियादी ढांचा, व्यापार को एआई से जोड़ना, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए सार्वजनिक बुनियादी ढांचा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 49, केंद्रीय बजट 2025 में रेलवे के लिए कितने बजट का आवंटन किया गया है। 2.55 लाख करोड़, 3 लाख करोड़, 3.5 लाख करोड़, 3.6 लाख करोड़। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 2.55 लाख करोड़। इस वीडियो का आखिरी प्रश्न देखते हैं कि केंद्रीय बजट 2025 में किस क्षेत्र के लिए विशेष आर्थिक जोन के गठन का प्रावधान किया गया है। इसे SEZ यानी सेज के नाम से भी जाना जाता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। डेयरी क्षेत्र, मत्स्य क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है मत्स्य क्षेत्र। आशा करता हूँ वीडियो आपके लिए अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।